बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं तसव्वुर शहजाद और आप देख रहे हैं तसव्वुर शहजाद ऑफिशियल। नाज़रीन, आज के कुछ अहम मौज़ूआत। एक तो सबसे पहले हमारा जो मौजू है वो भारतीय नेटवर्क पाकिस्तान में पकड़ा गया, ये क्या मामला है, इस पर गुफ्तगू की जाएगी। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को कुछ रिलीफ मिला है, ये क्या है। और इसके अलावा जो इसराइल ने अब मिन्नत तरलों पे आया है और अपने दोस्त ममालिक के साथ राब्ते कर रहा है, ये राब्ते क्या हैं, ये आज के हमारे मौज़ूआत हैं। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय से हमें ज़रूर नवाजिएगा और हमारी ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। नाज़रीन, सबसे पहले बात करेंगे भारतीय नेटवर्क की। तो कराची में दहशत गर्दों का एक ऐसा नेटवर्क पकड़ा गया है जो TTP के साथ राब्ते में था और TTP के ज़रिए बराह रास्त राह के अंडर काम कर रहा था। भारत की ये हरकत कुलभूषण नेटवर्क के बाद सबसे बड़ा नेटवर्क है जो पाकिस्तान में पकड़ा गया है। और अब इस नेटवर्क की गिरफ्तारी के बाद ऐसा लगता है कि भारत पूरी दुनिया में जो है वो उजरती कातिल के तौर पर काम कर रहा है। अगर कनाडा में हम देखें, वहाँ पर एक सीनियर सिख रहनुमा को कत्ल कर दिया। अमेरिका में भारत का फ्रॉड का एक मामला सामने आया। इसी तरह एक अरब मुल्क में भारतीय नेवी के अफसरान इसराइल के लिए जासूसी करते पकड़े गए। तो ये सारे वाक़यात की कड़ियाँ अगर मिलाएं तो इनसे ये वाज़ेह होता है कि भारत जो है वो उजरती कातिल के तौर पर इस वक्त पूरी दुनिया में काम कर रहा है। आप जिस मुल्क में चाहें, जिस पार्टी का बंदा चाहें, आप कत्ल करवा सकते हैं, उसके लिए राह की खिदमत आपको मुयसर होंगी। तो ये एक दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है और आलमी बरादरी को इस पर सोचना चाहिए कि आखिर भारत ऐसे ओछे हथकंडों पर क्यों उतरा हुआ है और क्या इसका तदारुक किया जा सकता है। अब जो कराची से दहशत गर्दों का नेटवर्क पकड़ा गया है वो मदरसे के तालिब इल्मों के रूप में एक मदरसे में मुकीम थे और वहाँ पर तालिब इल्मों के रूप में वहाँ रह रहे थे और TTP से अफ़गानिस्तान में राब्ते में थे। भारत जो है वो TTP के ज़रिए इनको अहदाफ देता था और फिर ये यहाँ पर कत्लो गारत करते थे और इन्होंने बड़ी अहम शख्सियात के कत्लों का एतराफ़ किया है। अभी भी इनसे तफ्तीश जारी है और बहुत जल्द खौफनाक किस्म के हक़ाइक़ सामने आने वाले हैं जो पूरी दुनिया को चौंका देंगे। तो इस हवाले से भारत को जो है वो एक बहुत बड़ा धचका लगा है कि इतना बड़ा उसका नेटवर्क पकड़ा गया। तो इस हवाले से पाकिस्तान की हुकूमत को आलमी बरादरी के साथ ये मालूमात शेयर करनी चाहिए और उनको बाकायदा इस हवाले से एतमाद में लेना चाहिए कि आखिर भारत को क्या ज़रूरत पड़ी है कि ये दीगर ममालिक में मदाखलत करके वहाँ की अहम शख्सियात की कत्ल गारत गरी करवाता है और फिर उस कत्ल से अपने मकासद हासिल करता है। मिसाल के तौर पर अगर वो एक पार्टी के बंदे को कत्ल करवा देता है तो उसका इल्ज़ाम दूसरी पार्टी पर लगाकर दो पार्टियों को आपस में लड़वा देता है। तो इसी तरह मुख्तलिफ फ़िरका वाराना कत्ल भी हुए हैं जिनमें एक मसलक के बंदे को कत्ल करवा कर दूसरे मसलक पर इल्ज़ाम धर के तो इस तरह का माहौल पैदा करना जिससे दहशत गर्दी को फ़रोग़ मिले। बहुत से ऐसे एक सियासी मजहबी कालादम मजहबी जमात के रहनुमा कत्ल हुए हैं। इस्लामाबाद में पिछले दिनों एक रहनुमा कत्ल हुआ, इसी तरह कराची में कत्ल हुए और उसका इल्ज़ाम उन्हीं लोगों के ज़रिए दूसरे मसलक पर आयद कर दिया गया। तो ये भारत के मकासद होते हैं जिसमें ये पाकिस्तान में दहशत गर्दी को फ़रोग़ देकर कत्ल गारत को फ़रोग़ दे रहा था। अब इस नेटवर्क के पकड़े जाने के बाद इस मामले को आलमी बरादरी के सामने पेश करना होगा और पाकिस्तान की हुकूमत को ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा करना होगा और इस मामले में गफलत का मुज़ाहरा नहीं करना चाहिए क्योंकि भारत जो है वो इस ऐसे वाक़यात में मुलव्वस होने की वजह से पूरी दुनिया में उसका एक नेटवर्क मौजूद है और जब ये चीज़ें सामने आएंगी तो आलमी बरादरी भारत के साथ ताल्लुकात और भारतीय सफारती मिशंस जो हैं उन पर नज़र रखेगी और इस तरह इसकी बहुत सारी ऐसी ओछी हरकतें जो हैं वो कंट्रोल में आएंगी। तो इसके लिए ज़रूरी है कि पाकिस्तान इस नेटवर्क को पूरी आलमी बरादरी के सामने बेनकाब करे और कुलभूषण की तर्ज पर इस केस को भी आलमी सतह पर उछाला जाए और फिर दुनिया को ये बताया जाए कि भारत जो है वो एक दहशत गर्द मुल्क है जो खित्ते में अमन नहीं होने दे रहा। हमारा दूसरा मौजू नाजरीन पाकिस्तान की मौजूदा जो हालात हैं इस ये है कि इलेक्शन के हवाले से तमाम सियासी जमातें तैयारियां कर रही हैं लेकिन उसके बावजूद एक गैर यकीनी किसी फ़िज़ा है। अवाम भी तेल देखो तेल की धार देखो के मिसदाक देख रहे हैं कि इलेक्शन हो भी रहे हैं या नहीं हो रहा है। और अब सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी
अंदर चौधरी परवेज़ लाई और PTI के रहनुमा उमर असलम समेत दीगर 2 रहनुमाओं को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दे दी है। और उन्होंने कहा है कि किसी भी यानी उमर असलम के हवाले से ये था कि वो मफरूर थे, तो इस वजह से RO ने उन पर ऑब्जेक्शन लगा दिया कि ये चूँकि मफरूर हैं तो इन पर ये इलेक्शन नहीं लड़ सकते। परवेज़ लाई चूँकि PTI के साथ थे, PTI के रहनुमा थे, ओहदेदार थे, इमरान खान के साथी थे, उन पर ये ऑब्जेक्शन ऐड कर दिया गया और उस बुनियाद पर उनके कागजात मुस्तरद कर दिए गए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी ज़बरदस्त रूलिंग दी उमर असलम के केस में। उन्होंने कहा कि कहाँ लिखा हुआ है कि कोई मफरूर इलेक्शन नहीं लड़ सकता। इलेक्शन लड़ने का इख्तियार हर पाकिस्तानी को है और उसको इस हक़ से महरूम नहीं किया जा सकता। तो ये वो हाई कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट की इस रूलिंग ने साबित कर दिया है कि तहरीक इंसाफ के जितने रहनुमाओं के कागजात मुस्तरद हुए हैं वो बिला वजह हुए हैं और सियासी इंतकाम के तौर पर उनके कागजात मुस्तरद किए गए हैं। और अब इस फैसले के बाद चौधरी परवेज़ लाई भी अपने इलाके गुजरात से इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं और बाकी PTI के जो रहनुमा जिनके कागजात मंजूर हो गए हैं वो भी अपने अपने हलकों से इलेक्शन में हिस्सा लेकर साबित करेंगे कि वो पाकिस्तान के आइन को तस्लीम करते हैं, पाकिस्तान के कानून को मानते हैं और पाकिस्तान का कानून उन्हें रिलीफ दे रहा है। तो इस तरह जिन कुव्वतों ने इनके कागजात मुस्तरद करवाए थे, कानून की नज़र में कानून के साथ उनको शिकस्त हुई है और कानून की फतह हुई है। तो हम तवक्को रखते हैं कि अदलिया इसी तरह जो है वो गैर जानिबदारी के साथ फैसले करती रहेगी और रिलीफ देती रहेगी आवाम को और कानून की हुक्मरानी कायम करेगी। क्योंकि इस वक्त जो सूरत हाल है अदलिया की साख दाव पर लगी हुई है। इस वक्त लोग ये समझते हैं कि अदलिया जानिबदाराना मुज़ाहरे कर रही है। अब जो ROs थे उन्होंने जो फैसले दिए, फिर उसके बाद हाई कोर्ट ट्रिब्यूनल में जो फैसले हुए, वहाँ से आवाम को रिलीफ नहीं मिला, ये सियासी नुमाइंदगान को। अब सुप्रीम कोर्ट से जाके इनको रिलीफ मिला है। तो तवक्को की जा सकती है कि सुप्रीम कोर्ट की तरह निचली अदालत भी अदलिया की जो साख है उसको बचाएंगी और उसके लिए कानून के मुताबिक फ़ैसले देंगी। यहाँ किसी के मुंह देखकर फ़ैसले नहीं किए जाने चाहिए, बल्कि जो कानून कहता है, जो आइन कहता है, उसके मुताबिक फ़ैसले होने चाहिए। इसके अलावा नाज़रीन, तीसरा हमारा मौजूद था इसराइल का। तो इसराइल इस वक्त हाँप चुका है। हमास ने इसराइल को परेशान कर रखा है। यही वजह है कि अब इसराइल ने अपने कुछ अरब मुल्कों के साथ रब्ते किए हैं। नेतन्याहू ने उनसे ये अपील की है कि किसी न किसी तरह जंग बंदी के लिए किरदार अदा किया जाए और 1 महीने के लिए जंग बंदी करवा दी जाए और उसके बाद हम जो है वो मामला अगला लाहे अमल देंगे। तो ये जंग बंदी का मकसद यही है सिर्फ कि पंजाबी में कहते हैं कि साह लेने वास्ते। तो ये नेतन्याहू सांस लेना चाहता है और अमेरिका और इसराइल को अगर ये 1 महीने की जंग बंदी का मौका मिलता है तो उसमें ये दोबारा अपने आप को मोटिवेट करेंगे और जंग के लिए तैयार करेंगे। तो ये मौका इनको नहीं देना चाहिए, बल्कि जंग बंदी का मुतालबा इसराइल का जो है ये मुस्तरद होना चाहिए। क्योंकि ये हमास ने भी इस हवाले से बाकायदा तैयारी की हुई है और उनकी पॉलिसी ही यही थी कि इनको इस तरह उलझाए रखना है कि ये खुद ही हाँप जाएं। और इस वक्त जो कल गुज़श्ता रोज़ जो इसराइल की पार्लियामेंट में मामला हुआ है कि वहाँ पर नेतन्याहू ने खिताब करते हुए कहा कि हम इस पोजीशन में नहीं हैं कि अपने मुग़वी जो हैं उनको रिहा करवा सकें। तो नेतन्याहू की इस बात पर अरकान पार्लियामेंट उनको पड़ गया और उन्होंने कहा कि आप कैसे वज़ीर आज़म है कि आपने फ़लस्तीन की ईंट से ईंट बजा दी है, आपने हज़ारों लोगों को शहीद कर दिया है और हमारे जो इतने ज़्यादा सैकड़ों की तादाद में मुग़वी हैं हमास की कैद में, उनको भी आप रिहा नहीं करवा सके। तो आप एक नाकाम वज़ीर आज़म हैं। तो इस तरह अच्छी खासी नेतन्याहू की वहाँ पे क्लास हुई है और बाकायदा वो तो मारने के लिए चढ़ दौड़े, लेकिन वहाँ की सिक्योरिटी ने मामला संभाल लिए। तो इस वक्त नेतन्याहू भी इसी कोशिश में है कि किसी न किसी तरह जो मामलात हैं उनमें ये जंग बंदी हो जाए और फिर इनको दोबारा तैयारी करके हमलों का मौका मिले। तो इस हवाले से आलमी बरादरी को चाहिए, बिलखसूस मुस्लिम ममालिक को चाहिए कि वो जंग बंदी ना करवाएं, बल्कि इसराइल को यहाँ से निकालें। जो अमेरिका सबसे बड़ा इसका खैर खा है, जो बरतानिया इसराइल का सबसे बड़ा मामा बना हुआ है, तो इन दोनों को चाहिए कि अपने अपने मुल्कों में जाकर इनको बसाएं यहूदियों को और इनको वहाँ ज़मीनें दें। अमेरिका में बहुत सारी ज़मीनें पड़ी हुई हैं, बरतानिया में बहुत सारे इलाके खाली पड़े हैं, तो वहाँ नए शहर आबाद करें और नए मुल्क बनाएं और वहाँ पर इनको बसाएं
बसाएं इसराइल को, यहाँ फ़लस्तीन की ज़मीन पर इनको मुसल्लत करना मुसलमानों पर और फिर इनके ज़रिए मुसलमानों की नस्ल कुशी करना, ये अमेरिका के लिए इंतहाई महंगी पड़ेगी और इसका अंजाम जो है वो यकीनन अमेरिका भुगतेगा। अब जो सूरत हाल है अमेरिका की अगर बात करें तो वहाँ पर इंतखाबात हो रहे हैं और उन इंतखाबात में ट्रंप की नुमायाँ पोजीशन आ रही है और वो मुसलसल फतह याब हो रहा है। उसकी वजह यह है कि एक मखसूस तरीक़ेकार के मुताबिक वहाँ पर जो बाइडन की जो इंतखाबी मुहिम है उसको डैमेज किया गया और लोगों अब अमरीकी अवाम को ये बताया गया कि ये हमारी जो हुकूमत है, हमारे जो सदर हैं जो बाइडन, ये मुस्लिम नस्ल कुशी में मुलव्वस हैं और ये मुख्तलिफ इलाकों में इन्होंने जंगें शुरू कर रखी हुई हैं। ट्रंप ने तो वाज़ेह तौर पर कहा था कि जब वो इक़्तिदार में आएंगे तो वो ये सारा नेटो शेटो की छुट्टी करवा देंगे, क्योंकि ये अखराजात अमरीका बर्दाश्त नहीं कर सकता। अमरीका अपने अवाम की बहबूद पर रकम खर्च करेगा और इत्तफाक ऐसा है कि इमरान खान और डोनाल्ड ट्रंप की सेम एक जैसी पोजीशन जा रही है और अमेरिका को जो है वो इन जंगों से और दीगर मामलात से ट्रंप बचाना चाहता है और पाकिस्तान के अवाम को इमरान खान ग़ुलामी से निजात दिलाना चाहते हैं। तो ये दोनों चीज़ें मुश्तरक हैं और इन दोनों में, और ऐसा लग रहा है कि अगर ये इंतखाबात शफाफ होते हैं तो उसमें दोबारा इमरान खान की पोजीशन बेहतर हो जाएगी और उससे फिर दोबारा उसी पॉलिसी पर अमल दरामद शुरू हो जाएगा कि पाकिस्तान के अवाम को ग़ुलामी से निजात दिलानी है। और अब देखना ये है कि 8 फरवरी को होने वाले इन इंतखाबात में पाकिस्तान के अवाम क्या फ़ैसला करते हैं। ये थी नाज़रीन अब तक की अपडेट। तसव्वुर शहज़ाद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।